सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। हम यहाँ पे अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। अगर बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे जो है वो बहुपद को बहुपद से ही भाग किया जाता है। ठीक है, ये था हमारा पिछली क्लास का टॉपिक। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? अभी हम इससे जुड़ा हुआ एक सवाल करेंगे जो कि होगा आपका रिवीजन क्वेश्चन। उससे ये मतलब उसको मैं पोल के रिजल्ट में नहीं शामिल करूंगी क्योंकि वो पिछली क्लास का क्वेश्चन है। वो बेसिक रिवीजन क्वेश्चन है कि जितने बच्चे पिछली क्लास में थे उन बच्चों को क्या क्या समझ आया, और जितने बच्चे अभी आज क्लास में ज्वाइन हुए हैं अगर उनको वो क्वेश्चन आता होगा तो बहुत अच्छे, आप भी उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, उसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में सीखेंगे। ठीक है, अभी नहीं सीखेंगे, बाद में सीखेंगे। चलिए, तो अभी के लिए करते हैं शुरू अपना रिवीजन क्वेश्चन। उसके लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। फिर से मैं कह रही हूं, ये सिर्फ एक रिवीजन क्वेश्चन है, ये पता करने के लिए कि पिछली क्लास में पढ़ा हुआ आपको आज के क्लास में याद रहा या नहीं, बस इतना। नहीं याद रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम इसको फिर से सीखने वाले हैं, है ना। तो क्वेश्चन आपके सामने है, 4xy ब्रैकेट में x-3 और इसके बटे में, इसके अपॉन में है, इसके हर में है 2y और ब्रैकेट में x-3। इसको आपने भाग देना है, ये आपने पिछले क्लासेस में सीखा होगा, है ना। तो इसको हमने भाग करना है, भाग कीजिए और जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको आपने पोल सेक्शन में देना है। चलिए, तो अभी के लिए पोल भी ओपन हो चुका है, लेकिन पहले सॉल्व करें। बिना सॉल्व किए बच्चों कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता, पहले इसको सॉल्व कर लें अच्छे से। उसके बाद स्क्रीन पे जाके देखो कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपको ऑप्शन बहुत छोटे छोटे नजर आ रहे हैं तो आप ऐसे ही करेंगे और इन 2 उंगलियों से इसको ऐसे जूम करेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपको स्क्रीन बड़ी करनी है तो देखो यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा होगा, स्क्वायर सा बना हुआ साइड में, इस पे क्लिक करो तो आपकी स्क्रीन इतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको इसे रोटेट मेरे करना इसमें है एक तो आप डाउट है। ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, पूछे बेटा। मैम इनकी फिर आंसर आने के बाद मल्टीप्लाई होगी अगर अंदर? आपको अपना आंसर दिख रहा है ऑप्शन में तब तो नहीं करना, लेकिन अगर आपको नहीं दिख रहा तो फिर मल्टीप्लाई कर दो। वैसे मुझे नहीं दिख रहा कि मल्टीप्लाई किया है कहीं पे, तो नहीं होगा, मैम ठीक है। मेरा तो आंसर आ गया जो इसमें है। तब ठीक है, तब तो ठीक है, तब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके मैम, ओके। तो अभी 12-13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चे कोशिश करें। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। छब्बीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अभी देखिए 37 स्टूडेंट, 37 नहीं, 34, 34 बच्चे क्लास में हैं, 34 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, जिसमें से 27 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कोशिश करें बच्चों, मैंने कहा सही होगा गलत होगा बात की बात है, पर कोशिश सभी करेंगे, इसको सॉल्व सभी करेंगे। 30 बच्चों के आंसर आ गए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अभी क्लास में है 35, 35 बच्चे, 35 में से 32 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के कर दें। तब तक के लिए हम कर लेते हैं 10 सेकंड का इंतजार। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया वो कोशिश करें कि 10 सेकंड में आप अपना आंसर दे देना, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको वहीं पर शो हो रहा होगा जहां पे आपने अपना आंसर दिया। वहां पे आपको ये दिख रहा होगा कि कितने बच्चों ने आंसर ए दिया था। ऑप्शन को 7 बच्चों ने किया, बी को भी 7 और सी को 13 और डी को 7।
हाँ, तो ये आप सभी को नजर आ रहा होगा। अभी चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए था। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इस घात को हटाना है और इसको जो है वो खोल के लिखना है। ठीक है, अगर आप 4 को खोल के लिखना चाहो 4 को भी लिख सकते हो, पर हमें पता है 4 छोटी संख्या है, इसके जो है वो गुणनखंड बनाने की उतनी जरूरत नहीं है, तो मैंने इसके गुणनखंड नहीं बनाए, मैंने 4xy को 4xy ही लिखा। ब्रैकेट में ब्रैकेट के अंदर था x माइनस 3, कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा, तो लिख लो एक बार x माइनस 3, दूसरी बार भी ब्रैकेट शुरू करो x माइनस 3। उसके बाद इसका अपॉन लगा दीजिए, बटे का निशान लगा दीजिए, बटे के नीचे क्या क्या है उसको भी लिख लो, एक तो है 2y और दूसरा है x माइनस 3 का x माइनस 3। तो ये तीनों चीजें जो आपको ऊपर नजर आ रही हैं, 1 2 3, ये तीनों चीजें बच्चों आपस में गुणा कर रही हैं। ठीक है, और ये जो नीचे वाली 2 चीजें हैं ये भी आपस में गुणा कर रही हैं, इसका मतलब हम इनको ऊपर नीचे अगर कुछ कट रहा हो तो काट सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि हम इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को ही काट दें। ये x माइनस 3 पूरे ब्रैकेट से एक x माइनस 3 का पूरा ब्रैकेट कैंसल आउट हो गया। एक ही चीज से जब एक ही गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सेम चीज से जब हम सेम संख्या को काटते हैं तो उत्तर में आता है 1। तो जब मैंने इसको इससे काटा तो इनसे कट कटा के मेरे पास बचा 1। उसके बाद देखें तो यहाँ पर नीचे 2 था, 2 है और ऊपर 4 है, तो संख्या को संख्या से काट दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 4 के पास x और y दोनों है, 2 के पास सिर्फ y है, तो इस y से ये y भी कट जाएगा। बेटे किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ रखे। सोमवती शायद आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ रखे। ठीक है, अब देखो अब क्या क्या बच रहा है। एक तो बचा यहाँ पर, एक तो बचा 2, 4 कट के 4 को काट दिया, बच गया 2, तो 2 लिख दिया, x बच गया, x लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट का क्या बच रहा है, ब्रैकेट का x माइनस 3। बस इतनी ही चीजें हैं जो हमारे पास बच रही हैं। बाकी सभी देखो, बाकी सब पे क्रॉस 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 लग चुका है, तो उत्तर यही होगा हमारा 2x और ब्रैकेट के अंदर x माइनस का 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगर इन क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है या किसी स्टूडेंट ने पिछली क्लास को अटेंड नहीं किया था तो वो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए हैं और कुछ रूल्स को भी सीखा है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलो अभी के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर था, सभी को समझ आ चुका होगा। हमने बस इसमें काटना होता है, कट कटा के हमारे पास जो चीज बचती है उसी को हम अपना आंसर जो है वो मान लेते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब करते हैं शुरू अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है बीजीय सर्व समीका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। चलो, तो इसका नाम सर्व समीका है, तो इसके नाम में ही बच्चों इसका मतलब भी छुपा हुआ होता है। ठीक है, सर्व समीका जैसा नाम वैसी इसकी पहचान। सर्व का मतलब क्या होता है, तो सर्व का मतलब होता है सभी, सभी सारे। के लिए। जब हम बोलना हो सारे का सारा तो हम बोलते हैं सर्व। ठीक है, इसका मतलब हुआ सभी। और समीका का मतलब क्या होता है, समीका का मतलब होता है बराबर। बराबर। ठीक है, वेरी गुड, इसका मतलब होता है बराबर। सर्व समीका सभी के लिए बराबर, सर्व समीका का पूरा मतलब क्या होगा, जो चीज, ऐसी चीज जो सभी के लिए बराबर हो उसी को हम सर्व समीका कहेंगे। जो हर बार बराबर बराबर हमें नजर आए या हमें जो है वो बराबर दिखे, उसी को कहा जाता है सर्व समीका, सभी के लिए बराबर। तो अगर इन 3 शब्दों में, हाँ मैंने सुना था बेटा, आपने भी यही कहा था, आपने भी, मैंने सुना था अभी। ठीक है कि हाँ किसी की आवाज आई थी माइक से। तो अभी के लिए बताइए, 3 चीजें अगर आपको समझ आ गई तो आप वाई टाइप करेंगे। इन तीनों शब्दों में कोई दिक्कत अगर है, बस अर्थ हमने सीखा, सर मतलब सभी, समी का मतलब बराबर, और ये मतलब सभी के लिए बराबर। ठीक है, तो 1 मिनट का मुझे समय दें। क्या हमने पिछली क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा किया था या नहीं किया था, तो भी आप बता सकते हैं। मैम हम किया थोड़ा सा। ठीक है, 1 मिनट। यस मैम, स्टार्टिंग की थी। ओके बेटा, ओके। हाँ, हमने इसके बारे में काफी हद तक कर लिया था। 1 मिनट, 1 मिनट। 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 1 मिनट, 1 मिनट
ठीक है, तो अब इसका करते हैं हम रिवीजन, फिर बढ़ेंगे आगे। तो सर्व समीका क्या होती है जो सभी के लिए बराबर हो? बेटा अभी के लिए अच्छा आप दिखा रहे हैं जो आपने पिछले किया था, पिछली क्लास में सभी के लिए। ठीक है ठीक है, वेरी गुड, आपने नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छे। चलो ये तो हमने पढ़ लिया कि इसका अर्थ क्या है। अब हम देखते हैं कि ये दिखती कैसी है, इस जैसे होता है, इसकी पहचान क्या है। ठीक है, इसकी ये कैसी दिखती है, इसकी पहचान क्या है, वो देख लेते हैं। तो सर्व समीका बच्चों एक समीकरण की तरह ही होती है। जैसा हमारा समीकरण होता है वैसी ही हमारी सर्व समीका भी होती है। कैसे? देखने में। ठीक है, कैसे? देखने में। जैसे हमारी समीकरण होगा वैसी सर्व समीका होगी। अब आप कहेंगे समीकरण कैसा होता है, तो ये भी हमने पिछले क्लासेस में बहुत डिटेल में समीकरण पढ़ रखा है। समीकरण के पास दो चीजें या तीन चीजें आप कह सकते हैं, एक होगा लेफ्ट हैंड साइड, एक होगी राइट हैंड साइड, और उन दोनों के बीच में होगा बराबर का निशान। सेम वैसे ही हमारी सर्व समीका भी होती है, जिसमें होती है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और बराबर का निशान। तो इसे हम कहते हैं सर्व समीका और इसे हम कहते हैं समीकरण। देखने में दोनों एक जैसी, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, एक अंतर है। अगर किसी को वो अंतर याद है तो आप बता सकते हैं। कि समीकरण में और सर्व समीका में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, कि इसको हम समीकरण कह रहे हैं और इसको हम सर्व समीका कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूं। देखो, इसके नाम में जो लिखा है वही इसका अंतर भी है, कि सर्व समीका जो होती है वो चर के हर मान के लिए सत्य होगी। ठीक है, और जो आपका समीकरण होगा वो सिर्फ एक या दो मान के लिए सत्य होती है। अब आप कहेंगे ये मान क्या है, सत्य क्या है, तो चलिए इसको समझते हैं एक उदाहरण से, क्योंकि उदाहरण से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैंने लिखा x जमा 5 बराबर है 10। ये चीज एक मैंने यहां पे लिखी। और 5 हाँ जी बेटा, आप कुछ कह रहे हैं? x की जगह 5 आ जाए। नो ठीक है, मैम। ठीक है, आपने ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं। और एक और चीज मैं यहाँ पे लिखूं तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी। बेटा कोशिश करें, अगर आप क्लास को जो अटेंड कर पाए तो प्लीज क्लास को अटेंड करें, लेकिन अगर बहुत जरूरी काम है तो आप इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। ठीक है, चलो। तो अभी के लिए देखो, मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं। अब हम पता करेंगे कि इनमें से कौन सर्व समीका, कौन समीकरण। तो सर्व समीका कहती है कि आप अपने चर की जगह पे कुछ भी लिखते जाओ, मैं आपको हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर करके दूंगी। लेकिन समीकरण कहता है कि मैं हमेशा तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक बार ही या दो बार ही ऐसा कर पाऊंगा। कितनी बार? एक या दो बार। ज्यादा से ज्यादा एक या दो बार हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। कब? समीकरण में। लेकिन सर्व समीका कहती है कि हर बार और हमेशा आप मेरे चर की जगह पर अपनी मर्जी से कुछ भी लिखो, मैं आपको उत्तर जो है वो हमेशा कैसा दूंगी, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहले केस में। ये हमारा पहला केस है। इसमें मैंने देखा कि चर कौन है, बताएं जरा चर कौन है इसमें? एक्स क्या मैम? चर पहले केस में चर x है। दूसरे केस की बात करें तो इसमें चर कौन है? ए बी ठीक है, ए और बी। चलो, तो अभी मैंने क्या किया, मैंने अपनी मर्जी से, देखो मैं कोई चीटिंग नहीं कर रही, मैं यहाँ पे भी अपनी मर्जी करूंगी और यहाँ पे भी अपनी मर्जी करूंगी। मुझे नहीं पता कि इसका राइट आंसर क्या है, तो अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी से लेते हैं। पहले मैंने कहा कि x को हम 0 लेंगे, और यहाँ मैंने कहा a को लेते हैं 0, b को ले लेते हैं 1 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे a 0 b 1। तो जब मैंने x को 0 के बराबर लिया तो मतलब x की जगह पे अब 0 लिखना है, तो लिख लीजिए 0 जमा में 5, और ये जो बराबर है 10। ऐसा मत सोचना कि मैंने लिखा 0 जमा 5 बराबर 10, इसको ऐसे नहीं लिखा जाता। जो हमारे समीकरण होते हैं बच्चों वो हमेशा नीचे की तरफ को हल होते हैं, तो अभी ये हल नहीं हुआ है, बल्कि मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को नीचे उतारा और राइट हैंड साइड को अलग से नीचे उतारा। ठीक है, ये आगे को हल नहीं हुए, ये नीचे को हल होंगे। हल कीजिए, 0 में 5 जोड़ा तो 5 आया, बराबर है का बराबर है, राइट हैंड साइड में 10 था,
क्या यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई? नो मैम। नो, हमने कहा नो। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं। यहाँ पे भी हमने वैल्यू तो अपनी मर्जी की ली है, कोई सोच समझ के तो नहीं ली, बस जो मेरा मन किया मैंने ले ली। अब हमने ए की जगह पे लिखना है 0 और बी की जगह पे लिखना है 1। जहां जहां पे ए है वहां वहां पे 0 लिखो, जहां जहां पे बी है वहां वहां पे 1 लिखो। तो पहले इसकी सॉल्व करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बराबर है का निशान, और उसके बाद ब्रैकेट में देखें तो ए है पहले, फिर है जमा का बी, मतलब 0 जमा 1, और दूसरे ब्रैकेट ए माइनस बी, मतलब 0 माइनस ए। करते हैं इसको। बेटा माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें बच्चों। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आता है, माइनस 0 का स्क्वायर में यहाँ पे आ जाए -1। ठीक है, -1 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे -1 का स्क्वायर नहीं हो रहा, सिर्फ 1 का ही वर्ग हो रहा है। ये माइनस तो क्वेश्चन का है, ये माइनस तो यहाँ का है, इसलिए इसको सिर्फ 1 मत लिखना, यहाँ पर आएगा -1। ठीक है, बराबर है का निशान ऐसे का ऐसा, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये अभी नीचे को हल होगा। यहाँ पर देखो तो 0 में 1 जमा करेंगे 1 आएगा, बीच में गुणा का निशान, क्योंकि जब दो ब्रैकेट हो, दो कोष्टक हो, उनके बीच में कोई निशान नहीं हो तो हम समझ जाएंगे कि गुणा हो रहे हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपस में जमा हो रहे होते तो जमा का निशान लगा होता, माइनस हो रहे होते तो माइनस का निशान लगा होता, लेकिन इनके बीच में तो कोई साइन ही नहीं है, तो इसलिए हमने समझ लिया कि आपस में गुणा होंगे, तो गुणा लगा दिया। 0 माइनस 1 करो तो माइनस का 1 आता है, जमा का 1 मत लिखना। ठीक है, यहाँ पर आया माइनस का 1, इसको गुणा करो तो 1 एकम 1 ही होता है, ये 1 जमा का है, ये 1 माइनस का है, प्लस माइनस मिलके बन जाते हैं माइनस। ये सारे कंसेप्ट हम पिछले चैप्टर में, अपने फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं, इसलिए इसमें इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कि माइनस कहां से आया, क्यों आया। ठीक है, इतना जाने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, यहाँ पर क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई? यस मैम। यस, ठीक है। तो एक एक बार दोनों, इसके पास भी 1 पॉइंट है, इसके पास भी, इसके पास अभी 0 पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर तो आ गई, यहाँ पे नहीं आई। पर कभी भी एक ही वैल्यू से चेक नहीं करना है, कम से कम 2 वैल्यूज तो हमेशा लेनी है। तो अभी मैंने ए की वैल्यू को 0 लिया था, सॉरी एक्स की वैल्यू को 0 लिया था, और ए और बी को लिया था मैंने 0 और 1। तो अभी लेते हैं, इनकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। अब मैं x की जगह पर अगर 1 लिखूं, ठीक है, x की जगह पर मैंने लिखना है अब 1, तो x बराबर है कितना? 1। सॉल्व कीजिए, x की जगह पे 1 लिखा, जमा का 5 बराबर है 10, यहां से कॉपी किया है ऊपर से, इसको हल कीजिए तो 5 जमा 1 बराबर है 10। इस बार भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई। ठीक है, अब करते हैं, इसकी वैल्यू भी चेंज करते हैं। अब बताइए, ए की जगह पे अगर हम, चलो 10 लेते हैं, दोनों की जगह पे 10, ए भी 10 बी भी 10, अपनी मर्जी से। ठीक है, ए भी 10 ले लिया, बी भी 10 ले लिया। करते हैं इसको हल। ए का स्क्वायर करना है, मतलब कि 10 का स्क्वायर करना है, माइनस बी का स्क्वायर करना है, मतलब यहां भी 10 का स्क्वायर करना है, बराबर है ए प्लस बी 10 जमा 10, ए माइनस बी 10 माइनस 10। करते हैं, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, माइनस का साइन, यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, यहाँ पर 10 को 10 से जोड़ेंगे 20 आएगा, बीच में मैंने कहा गुणा होता है, गुणा कर लो। 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 100 में से 100 आ गए 0, 20 में 0 गुणा करो 0। इस बार भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। तो यही फर्क होता है बच्चों सर्व समीका और समीकरण में, कि समीकरण सिर्फ एक बार आपको ये साबित करके दिखाएगी, लेकिन सर्व समीका हर बार आपको ये चीज साबित करके दिखाएगी। ठीक है, अभी बताएं, x जमा 5 बराबर है 10, कब आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर करके बताएगी? x के किस मान पर? जब हम 5 लेंगे। हम 5 लेंगे। ठीक है, जब हम x की जगह पे 5 रखेंगे तो देखो 5 जमा 5, लेफ्ट हैंड साइड को उतारा, राइट हैंड साइड बराबर है 10, 5 जमा 5 10 बराबर है 10। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब सिर्फ एक ही बार ऐसा हो पाया कि ये दोनों बराबर आए। 5 के अलावा आप कोई भी वैल्यू लो, ये हमेशा एक दूसरे के बराबर नहीं आएंगे। तो ये फर्क होता है एक समीकरण का और एक सर्व समीका का। सर्व समीका भी एक समीकरण ही है, पर एक ऐसा समीकरण है जिसमें हर बार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है। अब बताएं, अभी किसी को डाउट हो सर्व समीका और समीकरण में क्या अंतर है इसका, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
जिसका डाउट है वही माइक ऑन करके पूछेंगे, बाकी बच्चे चैट में अपना आंसर लिखें। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। दोबारा समझा दीजिए। बेटा दोबारा तो अभी हम इसको, वैसे हमने पिछले क्लास में भी सीखा था, पर अभी इसको फिर से सीख लेते हैं एक और बार। देखो मैंने कहा कि समीकरण में क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। उसमें और क्या होता है, तो ये बस आपको एक ही बार ऐसा साबित करके देगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। कितनी बार? सिर्फ एक बार। लेकिन सर्व समीकरण में क्या होगा, हर बार आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। पहले मैंने एक समीकरण लिया, जैसे कि मान लीजिए y माइनस 50 बराबर है 150, तो यहां पर मैं y का क्या मान रखूं कि आपस में एक दूसरे के बराबर आ जाए? मैम 200। 200। अगर मैं y की जगह पे 200 रखूं, y का मान जब मैं रखूंगी और उसमें से 50 को माइनस करूंगी, तभी मेरे पास 150 आएगा यहां पर भी, और 150 लिखा गया है यहां पर भी। लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी से y की जगह पे 20 लिख दूं, अपनी मर्जी से, मुझे किसी ने कहा नहीं 20 लिखने को, मेरा मन किया मैंने 20 रख दिया, तो क्या 20 रखने पर भी मेरा जो ये समीकरण है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे? नो मैम। नहीं आएंगे। देखो मैंने लिखा 20 माइनस बराबर है 150। देखो इसको मैंने हल करके ऐसे नहीं लिखा है, फिर से मैं आपको कह रही हूं, कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैंने लिखा 20 माइनस 50 बराबर है 150, ऐसा नहीं होता। समीकरण नीचे को हल होता है, ये मैंने इसको बस यहां से कॉपी करके लिखा है। अभी करते हैं इसको सॉल्व। 20 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 150। मैम 30। 150 नहीं बेटा, 20 में से 50 माइनस करेंगे, 200 में से नहीं, 20 में से मैम 30 आएगा। और वो 30। कैसा कैसा वाला? मैम माइनस माइनस का, ठीक है। माइनस और बराबर है 30। 50, ऐसे कैसा मैंने नीचे को उतारा है, और इसको देखो ये एक दूसरे के बराबर नहीं आए। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर किस पे आई? सिर्फ और सिर्फ 200 पे आई। सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ कि ये वाली साइड इसके बराबर आ रही थी। जब एक बार ऐसा हो तो उसको हम कहेंगे कि ये एक समीकरण है। लेकिन अपने चर की वैल्यू को बदलने पर, y की जगह पे अगर मैं 200 रखूं, 250 रखूं, कुछ भी रखूं, तो क्या होगा, हर बार y की जगह पे मैं 10 रखूं तो भी मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए, तो उसे हम सर्व समीका कहेंगे, अदरवाइज उसको हम सर्व समीका नहीं कहेंगे। ये था एक साधारण समीकरण। अभी देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो ये इसका उदाहरण है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है a जमा 2 a जमा 3, मतलब आपस में गुणा हो रहे हैं, और इसको इन्होंने लिखा कि ये चीज इसके बराबर है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने a की जगह पे अपनी मर्जी से 10 लिया। जब इन्होंने a की जगह पे 10 लिया तो इनके पास उत्तर आया 156 यहाँ पर भी और 156 यहाँ पर भी, ठीक है। जब इन्होंने क्या किया, दोनों को हल किया, किसके लिए? a के मान 10 के लिए, तो इनके पास उत्तर ये आया। अब बढ़ते हैं आगे। फिर इन्होंने कहा कि 10 के लिए तो दोनों बराबर हो गए, लेकिन और संख्याओं के लिए भी तो चेक करना पड़ेगा, तभी तो हम ज्यादा कंफर्म होंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक के लिए चेक किया बाकियों के लिए चेक नहीं किया। फिर इन्होंने बोला कि इसी चीज को अब हम चेक करते हैं, अगर a की जगह पे माइनस का 5 रखा जाए तो भी ये भी 6 के बराबर आ रहा है, ये भी 6 के बराबर आ रहा है। फिर इन्होंने कहा कि a की जगह पे अगर हम 3 रखें तो ये 30 आ रहा है, ये भी 30 आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? सर्व समीका। सर्व समीका, बिल्कुल सही। इसलिए हम कहेंगे कि ये एक सर्व समीका है, क्योंकि इस पे कोई असर नहीं हुआ मान बदलने का, ये सभी के लिए बराबर निकली। चाहे माइनस का 5 लिखो, चाहे 10 लिखो, चाहे 3 लिखो, ये सभी के लिए बराबर निकली, इसलिए इसको हम कहेंगे सर्व समीका। लेकिन जो समीकरण सभी के लिए बराबर नहीं आती है, उसको हम सर्व समीका नहीं कहते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। देखो, चूंकि सर्व समीका a जमा 2 a जमा 3 बराबर है a स्क्वायर प्लस 5 a जमा 6 में दोनों पक्षों का मान a के सभी मानों के लिए बराबर है, इस प्रकार इस समीका को हम सर्व समीका कहेंगे, क्योंकि हर एक मान के लिए इसने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर
शो किया या फिर दर्शाया। ठीक है, बाकी इसके लिए बच्चों आपको समीकरण अच्छे से आना चाहिए, है ना, उसके लिए हमने पिछली क्लासेस में काफी अच्छे से पढ़ा है। देखो अब समीकरण के लिए भी इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि एक समीकरण अपने चर के केवल कुछ निश्चित मानों के लिए ही सत्य होता है। मतलब समीकरण क्या करेगा, सिर्फ x की कुछ एक वैल्यू के लिए ही सत्य होगा, कुछ एक वैल्यू के लिए ही लेफ्ट हैंड साइड बराबर करेगा राइट हैंड साइड के। लेकिन जो सर्व समीका होगी वो हर एक मान के लिए लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर करके बताएगी। ठीक है, हर मान के लिए। तो यही फर्क होता है समीकरण और सरल समीका में। तो अभी करते हैं एक क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे पोल में। ठीक है, आपने मुझे बताना है कौन इसमें से सर्व समीका नहीं है। थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं पहले। a+2 और a+4 मैंने लिखा है। आपने पता करना ये एक सर्व समीका है या नहीं। अगला क्वेश्चन अगर आपको मैं दूं, x ब्रैकेट में 5x जमा 9 बराबर है 13, ये एक सर्व समीका है या नहीं। और मैम हम यहाँ पर a को 0 लें या फिर आप ही कोई संख्या दोगे? आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं बच्चों, अपनी इच्छा से आप कर सकते हैं, आपको a 0 लेना हो 1 लेना हो। ठीक है, तीनों के लिए चेक करो कि कौन जो है वो बराबर आ रहे हैं सभी मानों के लिए। चलो, तो इसके लिए अभी के लिए एक हिंट भी हम दे सकते हैं। सर्व समीका में क्या होगा, तो सर्व समीका में इधर भी आपको चर और संख्या नजर आएगी, इधर भी आपको चर और संख्या नजर आएगी। लेकिन समीकरण में क्या होता है, समीकरण में एक पक्ष पहले से ही हल होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूं कि ये वाला तो चलो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसी है, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या हुआ, सिर्फ 13 लिखा है। अब कोई भी मान अगर मैं यहाँ पे भरूं तो x के केवल एक मान के लिए तो वो 13 आएगा, बाकी सभी के लिए तो नहीं आ पाएगा। लेकिन ऐसी चीजें पॉसिबिलिटी रहती है कि ऐसी चीजें सर्व समीका हो सकती हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में चर अचर आपको दिख मैम रहे मेरा हो। बराबर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इसमें बेटा यही क्वेश्चन में। मैम मेरा बराबर नहीं आ रहा। मैम मैंने 5 लिया है एक ही जगह। पहले वाले में आ रहा है आपका बराबर, मेरा दोनों में आ रहा है। इसमें भी आ रहा है क्या? नो मैम इसमें अभी मैंने किया नहीं, पहले में आ रहा है। ठीक है, इसमें सेकंड में भी करें। हाँ, तो जिसमें बराबर आ जाएगा उसको आप सर्व समीका कहेंगे। जिस मेरा 3 ओके मैम। नहीं है, 3 ये नहीं है सर्व समीका, आप ऐसा कह रहे हैं थर्ड वाला, पर ये तो सर्व समीका है, हमने पढ़ा भी है 9th क्लास में। a+b का मतलब क्या होता है, a² - b², है ना। तो अभी इसको ध्यान से करें। और हिंट आपके लिए वही मैंने कहा कि आपकी सर्व समीका पॉसिबिलिटी रहती है कि ये भी सर्व समीका हो, ये भी सर्व समीका हो जिसकी एक साइड पहले से ही हल की गई है या सिर्फ और सिर्फ संख्या दी गई है। तो हमेशा हम सोचते हैं कि शायद ये सर्व समीका की कैटेगरी में फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि हर बार ये चीज 13 के बराबर नहीं आ सकती। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, हर बार आपको ऐसी कोई चीज दी गई होगी वो 13 के बराबर नहीं आ सकती। ठीक है, लेकिन अगर इसमें देखें तो हो सकता है इसको हल करके इसके हल के बराबर आ जाए, इसको हल करके इसके हल के बराबर आ जाए। पर जो पहले से ही हल करके आपको दिया गया है, संख्या आपको दी गई है, तो उसमें ऐसा होता है कि ये वाली चीज सर्व समीका नहीं होती है। ठीक है, ये होता है एक साधारण सा समीकरण। तो चलिए अभी चेक करते हैं, इसी को चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 1 लेती हूँ, इसको मैं मिटा देती हूँ अभी नीचे वाले को, x की वैल्यू को अगर मैं 1 लूं तो x 1 है, 5 गुणा 1 जमा 9 बराबर है 13। ठीक है, ये मैंने यहां से नीचे उतारा है, ये मैंने सॉल्व नहीं किया है। अभी सॉल्व करते हैं। 1 बाहर है, गुणा हो रहा है, अंदर है 5 गुणा 1, 5 कम 5, 5 में 9 जोड़ो कितना होगा, 13।
ठीक है, और ये ऊपर से नीचे ऐसे का ऐसा आया। तो इस केस में क्या हुआ, x का मान 1 रखने पर तो ये बराबर आ गया, लेकिन इतने में ही ना रुके, इसमें आपने क्या करना है, अभी x का मान एक और ले, या तो 0 ले लो या तो 2 ले लो। चलो मैं 0 ले लेती हूँ। अगर मैंने x की जगह पे यहाँ पे 0 ले लिया तो ये 0 हो जाएगा, अंदर भी 0 है। सॉल्व कीजिए इसको। अंदर वाले को जब आप 0 का 0 ऐसे कैसा रखे, अंदर वाले को हल करेंगे तो आ जाएगा 0 जमा में 9 बराबर है 13, मतलब 0 गुणा 9 बराबर है 13, मतलब कि 0 बराबर है 13। तो क्या ये सर्व समीका कहलाई जाएगी? यस मैम। यस। नो मैम, मैम 0 इक्वल 30 नहीं आ रहा ना, इसलिए। हाँ, इसको हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये सर्व समीका नहीं है। इसने हमारी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर सिर्फ एक बार किया, बार बार नहीं किया। 14 होगा, हाँ सॉरी मैंने गलत किया, 14 होगा तो ठीक है, आपने ठीक कहा, वो 14 था, वो भी 13 के बराबर नहीं आया। हाँ, मैंने जल्दबाजी में इसको 14 कर दिया था। पहली सर्व समीका है, दूसरी सर्व समीका नहीं है, और तीसरी भी सर्व समीका थी। तो मैंने आपको एक हिंट भी दिया कि अगर आपकी ये वाली साइड पहले से ही हल करके दी हो, या तो यहाँ पर 13 लिखा हो, 12 लिखा हो, 16 लिखा हो, कोई संख्या लिखी हो, 100 लिखा हो, तो पॉसिबिलिटीज रहती है कि ये सर्व समीका की कैटेगरी को कभी भी, सर्व समीका की शर्तों को कभी भी पूरा नहीं करेगी। इसके अलावा जो बचेगा शायद वो कर ले, शायद वो शायद ही कर पाएंगी, लेकिन ये कभी भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, फिर आगे बढ़ाते हैं क्लास को। पहला सर्व समीका है, दूसरा सर्व समीका नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपका आंसर ठीक है बच्चों, जिसने भी चैट में लिखे हैं। बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक सवाल। अभी के लिए चैट आपकी ऑफ हो चुकी है। आपने बताना है इन चारों में से कौन सर्व समीका नहीं है। ठीक है, कौन है जो सर्व समीका नहीं है। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक्स को पहले 0 भी लेना है, या फिर अगर आप एक्स को 0 ही लोगे तब भी आपको पता लग जाएगा, 1 लेने की भी जरूरत नहीं है। एक्स को भी 0 लो, जहां पे ए है उसको भी 0 लो, सभी चीजों को 0 0 लेके चेक करो। जो जो बराबर आ गए उसको आप कहेंगे सर्व समीका है, लेकिन जो बराबर नहीं आए उसको आप कहेंगे सर्व समीका नहीं है। और जो मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया था, उसकी मदद से भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सर्व समीका हो सकती है और कौन बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, तो अभी के लिए पोल ओपन हो चुका है। जिन बच्चों को पता लग चुका है कौन सर्व समीका नहीं है, वो अपना आंसर दे सकते हैं, और जो बच्चे चेक कर रहे हैं वो आराम से इसको चेक करें। ठीक है, और ऑप्शन को जूम कर लें। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको ऑप्शन नहीं नजर आ रहे तो ऐसे आपने जूम करना है 2 उंगलियों से, और ऐसे स्वाइप करोगे तो आपको ऑप्शन इतने बड़े बड़े नजर आएंगे। ठीक है, और इसको ऐसे ही आप वापस से ऐसे जूम आउट भी कर सकते हो। कौन है जो सर्व समीका नहीं है, ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में बहुत सारे साइन है, प्लस के माइनस के, उन साइन का भी ध्यान रखना, क्योंकि जल्दबाजी में साइन वगैरह गलत मत कर देना। ठीक है, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 37 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे मैम कोशिश जैसे करें। ए को हम 0 ले सकते हैं और बी को एक ले सकते हैं। हाँ, आप बी को भी 0 ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आप दोनों को भी 0 ले सकते हो, आप दोनों को 1 ले सकते हो, एक को 0 एक को 1, आपकी मर्जी मर्जी है, जैसा भी आप लेना चाहें। ठीक है, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, अच्छे से इसको सॉल्व करें, उसके बाद ही आंसर देना है। जल्दबाजी में और तुक्के में अपना आंसर नहीं दें। ठीक है, अगर आपको अपना क्वेश्चन इजी रखना है तो हर बार आप एक्स को भी 0 लो और ए बी को भी 0 लो।
तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जीरो से कुछ गुना हो तो भी जीरो, जीरो में कुछ प्लस हो माइनस हो तो हमें पता है मतलब कि कैसे कैसे जीरो से करना होता है ना। जीरो का स्क्वायर करेंगे तो भी जीरो ही आएगा, तो इसलिए उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए कहा मैंने कि आप जीरो ले सकते हैं। तो अभी 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 37 स्टूडेंट्स हैं, 37 बच्चे क्लास में हैं, जिसमें से 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 27 स्टूडेंट आ चुके हैं। बेटा कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो माइक ऑफ रखें। डाउट वैसे भी आप नहीं पूछ सकते क्योंकि ये टेस्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए तो अब हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। क्या कोई है जिसको अभी भी सॉल्व कर रहे हैं? अगर कोई ऐसा है तो बेटा माइक ऑन करके बता दीजिए। मैम मैं कर रहा हूँ सोल्व। ठीक है, तो आप करेंगे तो सॉल्व मैं भी कर रहा हूँ, रुको 2 मिनट। चलिए तो अभी के लिए थोड़ा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा अच्छे से, तभी आपका आंसर आएगा। तो बाकी अभी वैसे भी बहुत से बच्चे रहते हैं, 10 बच्चे अभी रहते हैं, तो सभी इसको सॉल्व करें और उसके बाद ही आपने अपना आंसर पोल में देना है। ठीक है, 29 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। तीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी हमारे पास रहते हैं जिन्होंने नहीं किया, तो वो भी अपना आंसर कर लें। 7:40 पे हम पोल को एंड करना शुरू करेंगे, ठीक है। मतलब उसके बाद अगर कोई रहते हैं जो आंसर नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम अपना आंसर चैट में दे देना। 7:40 के बाद हम काउंटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए 32 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 32 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं और 4 बच्चे अभी रहते हैं। चलिए 33 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं और 3 बच्चे अभी रहते हैं, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दे दीजिए। चलिए 7:40 हो चुके हैं, तो अब कर लेते हैं हम 10 सेकंड का इंतजार। जिन बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया वो 10 सेकंड में अपना आंसर दे देना, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए अभी के लिए पोल हो चुका है एंड जो बच्चे अपना आंसर नहीं दे पाए वो चैट में दे देंगे, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। 34 स्टूडेंट्स और 1 बी को क्या है 13 बच्चों ने, और सी को क्या 15 बच्चों ने, और डी को 2 बच्चों ने। हाँ ठीक है, आप देख सकते हैं सभी अपने अपने स्क्रीन पे कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो मैंने आपको एक हिंट बताया था कि कैसे पता करते हैं कौन सर्वसमिका नहीं हो सकती, ऐसे पता करते हैं। अगर आपका एक पक्ष कोई संख्या है, सिर्फ संख्या, तो बच्चों ये कभी भी सर्वसमिका की उसको जो है वो पूरा नहीं कर पाएगा। और वही आपसे पूछा था कि कौन सर्वसमिका नहीं होती है, ये तो हमारा आंसर हिंट के हिसाब से तो आंसर सी है। अब देखते हैं इसको चेक करके, फटाफट से चेक करते हैं। तो पहले मैंने ले लिया ए को 0, पहले सवाल में भरते हैं। पहला था a जमा 7, मतलब कि 0 जमा 7 और 0 माइनस का 5 बराबर है का निशान लगा लिया, तो आ गया 0 का स्क्वायर जमा 2 गुणा में 0 माइनस का 35। जहां जहां पे a था वहां वहां पे मैंने बस 0 लिखा है और कुछ नहीं किया। तो 0 में 7 जोड़ा 7 आया, 0 में से 5 घटाया तो माइनस का 5 आया, 0 का स्क्वायर किया 0, 2 में गुणा किया 0 तो 0 ही आएगा, 0 में 0 जोड़ा तो भी 0 ही आएगा, लिखने का कोई मतलब ही नहीं है।
ये वाली चीज बच रही है अकेली, और इसका साइन क्या है, इसका साइन माइनस का है, तो मतलब कि माइनस का 35 यहाँ पे बच रहा है राइट हैंड साइड में। बात करें लेफ्ट हैंड साइड की, तो 7 पंजे भी 35 ही होता है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाते हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी -35, राइट हैंड साइड भी -35। इसने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया है। तो ये तो एक सर्वसमीका हुई, लेकिन हमसे पूछा था कि कौन सर्वसमीका नहीं है, तो ये तो सर्वसमीका है, तो ऑप्शन नंबर ए अभी के लिए गलत। फिर आते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पर। यहाँ पे भी चलिए, अभी देखिए ये तो हमने अभी किया भी था, पीछे जो हमने एग्जांपल लिया उसमें इसी को तो हम ले रहे थे बार बार, और ये तो सर्वसमीका प्रूव हो रही थी, बार बार प्रूव हुई है, तो यहाँ पर 0 0 लेना है, तो ए को भी 0 लेंगे। 0 + 0 0 ही होता है, 0 - 0 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर भी 0, यहाँ पे भी 0 का स्क्वायर 0। मैंने ए को भी 0 लिया था, बी को भी 0 ही लिया था। यहां से भी 0 आया गुणा में, यहां से भी 0 आया, यहां से भी 0, और माइनस में भी 0। 0 को 0 से गुणा करो, 0 आएगा, 0 को 0 से घटाओ, 0 आएगा। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी भी एक सर्वसमीका है, तो अभी के लिए ये गलत। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी में हम चलो x को 0 के बराबर ले लेते हैं, तो 2x था, मतलब कि 2 गुणा में 0, अंदर था x जमा 5, मतलब कि 0 जमा में 5 बराबर है 12। 2 को 0 से गुणा किया तो 0 ही आता है। बाहर जो वाली जो चीज है वो इस पूरे ब्रैकेट के साथ भी गुणा ही कर रही है। ये क्यों गुणा कर रही है, ये सब कुछ हमने पिछले क्लासेस में बच्चों सीखा हुआ है। 0 गुणा 0 में 5 जोड़ा, 5 बराबर है 12। ठीक है, सॉल्व करो, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, लेकिन बराबर है कि उस पार तो 12 था। तो क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई? नो मैम। तो क्या ये सर्वसमीका होगी? नो मैम, बिल्कुल नहीं। हमें ढूंढने के लिए कहा गया था, तो जब मुझे पता लग गया कि ऑप्शन नंबर सी सर्वसमीका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए भी सर्वसमीका है, बी भी सर्वसमीका है, डी भी सर्वसमीका है, बस ये ही सर्वसमीका नहीं है, ये है साधारण सा समीकरण। ठीक है, तो ये आपको बस ये समझाने के लिए था कि समीकरण और सर्वसमीका में अंतर क्या होता है। बाकी इस क्वेश्चन का और कोई लक्ष्य नहीं है, बस यही था कि सर्वसमीका कैसे दिखती है और समीकरण कैसा दिखता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं अपनी बीजीय सर्वसमीका 1 के बारे में कि गणित में, अब तो ये तो हमें पता लग गया कि सर्वसमीका होती क्या है, पर गणित में सर्वसमीका का यूज क्यों, कैसे और कब करना है, अब हम ये चीजें सीखने वाले हैं। तो बहुत सी सर्वसमीकाएं हैं जो गणित में है, ये पहले से ही प्रूव्ड है। देखो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि a जमा b का होल स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है या नहीं। आप इस पर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि ये सच में बराबर है या नहीं, क्योंकि ये इसको हल करके ही आया है। अगर सर्वसमीका में लिखा है कि ये वाला जो पक्ष है ये इसके बराबर लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब होता है ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। इस चीज को हल करके, इस वाली चीज को हल करने के बाद ही हमें ये चीज मिली है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर माने जाएंगे। ठीक है, सवाल नहीं उठा सकते हम कि दोनों बराबर हैं या नहीं है, पर प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि हाँ ये दोनों बराबर हैं या नहीं। ठीक है, तो पहले सर्वसमीका ध्यान से सुन लीजिए और अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। अगर कभी दो संख्याएं हो या दो चर हो, इंग्लिश के अल्फाबेट हो, या एक संख्या हो एक चर हो, और वो दोनों आपस में जमा कर रही हो और उन दोनों का ही वर्ग हो रहा हो, किसी एक का नहीं बल्कि उन दोनों के जमा का वर्ग हो रहा हो, स्क्वायर हो रहा हो, a + b का होल स्क्वायर हो रहा हो, कैसे लिखना है? सबसे पहले पहली चीज का स्क्वायर करो, मतलब कि a का स्क्वायर करो, और सबसे एंड में b का स्क्वायर करो। ठीक है, और बीच में आ जाएगा 2ab। ठीक है, दो सर्वसमीका का हिस्सा है, a और b तो यहीं पर है, तो 2 गुना a गुना b। तो अगर आपको ये सर्वसमीका याद थी, आपको आती है, तो आप y टाइप कर सकते हैं, और अगर आपको ये अभी याद नहीं हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा से। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b² के। ठीक है, कब ये काम आता है, तो क्वेश्चन देख लीजिए कब कब काम आएगा। जब सवाल ऐसा हो 1000 जमा 9 का होल स्क्वायर। ठीक है,
और कभी क्वेश्चन अगर ऐसा हो x जमा 4 का होल स्क्वायर, या कभी ऐसा हो x जमा y का होल स्क्वायर। अब इसको हल करने के लिए हम इस सर्व समीकरण का यूज करते हैं, लेकिन क्यों यूज करते हैं अब ये सीखेंगे, ठीक है। ये हमें पता लग गया कि हमने अपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सर्व समीकरण लगानी है, लेकिन सर्व समीकरण क्यों लगानी है वो सीखते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। सर्व समीकरण आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न आपको आएंगे, तो सर्व समीकरण आपको याद होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपको पता लगेगा कि हमने सर्व समीकरण क्यों बनाई और इसका उपयोग क्यों किया। क्योंकि होता क्या है, जब भी आपके पास कोई ऐसी चीजें हो, जैसे कि देखिए a जमा b का होल स्क्वायर था, ठीक है। तो अगर मैं इसको खोलूं, अभी देखो, अभी हमने भाग के सवाल किए ना, तो उसमें क्या किया था, उसमें आपके पास आया था x-3 और उसका होल स्क्वायर। तो आपने क्या किया था, उसको खोल के लिखा था। x-3 को x-3 से गुणा किया था। गुणा नहीं किया था बेटा, कैसे लिखा था, हाँ x, हाँ ठीक है, मुझे लगा आप x को 3 से, नहीं, हाँ आपने ठीक कहा, x-3 को x-3 से ही गुणा किया था। तो सेम ये वाली चीज भी वैसे ही खुल के आएगी। हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं a जमा b कॉमा में ब्रैकेट में a जमा b, और ये दोनों भी आपस में गुणा हो रही हैं। अब जो बच्चे रेगुलर क्लास लगाते थे पीछे, हमने सीखा था कि इन सवालों को कैसे हल किया जाता है, और इनका हल बच्चों बहुत ही लंबा होता है, बहुत लंबा ये सवाल हो जाता है। कैसे? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के पहले पद को लेते हैं और उसकी गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ करते हैं। इसको लिखेंगे पहले हम a गुणा a प्लस b और जमा का निशान, फिर इसको लेंगे, b को उठाएंगे, b की गुणा इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से करेंगे, तो b उठा लिया और इसकी गुणा भी कर दी पूरे के पूरे ब्रैकेट से। अब इसको आगे और ज्यादा हल करना है, कम से कम 3 या 4 स्टेप हमें करने पड़ेंगे, तब जाके हम अपने उत्तर तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम इन सवालों के लिए डायरेक्ट ही सर्व समीकरण का उपयोग करें तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और हमें इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन कंडीशन एक है कि 2 संख्याएं होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, आपस में जमा हो रही हो और उनका स्क्वायर हो रहा हो, ठीक है। इसी जमा के केस में ये लगेगी, माइनस हो रहे होंगे तो सरल समीकरण थोड़ी सी बदल जाती है, उसके बारे में आगे हम सीखेंगे। अभी के लिए बस यही मैंने आपको बताना था कि अगर हम इस सवाल को, जैसे मैंने लिखा था 1000 जमा 5 का होल स्क्वायर, तो इसको हम तोड़ के कैसे लिखते, इसको हम तोड़ के लिखते, एक तो 1000 जमा 5 एक बार और 1000 जमा 5 दूसरी बार। फिर हमें इसको गुणा करना पड़ता। कैसे गुणा करना पड़ता कि पहले तो 1000 को उठाओ, उसकी गुणा इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ करो, फिर से जो है वो जमा का निशान लगाओ, 5 लिखो और उसकी गुणा इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ करो। अगर आप अपने सवाल को इस तरह हल करने लग जाओ तो आपका सवाल कितना बड़ा हो जाएगा। या अगर आप सोचो कि इतना करने की क्या जरूरत है, इसको लिख लेते हैं 1005 और इसको गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने में जितना टाइम लगेगा उससे कम समय में तो सर्व समीकरण से ही क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो सर्व समीकरण सबसे छोटा और सबसे आसान तरीका था इस तरह के सवालों को हल करने का, इसलिए हमने उसको बनाया और उसका यूज किया अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। अगर आप लंबा गुणा कर करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम भी जाएगा और क्वेश्चन गलत आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, लेकिन सर्व समीकरण का यूज करके करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना थोड़ी कम होती है और टाइम भी कम लगता है, ठीक है। अभी जैसे इस सवाल को करते हैं, ये सवाल था z जमा 3 का स्क्वायर, बताइए इसको सॉल्व करें। अगर माइनस हो तो ठीक है, मैं तो आज ही किया था ट्यूशन में। हाँ बेटा ट्यूशन में आपने किया होगा, पर ठीक है आप वहां पे भी जितना आप सीखेंगे उतना अच्छा है। तो ये था कारण कि हमने क्या किया, इन सवालों को हल करने के लिए हमने सर्व समीकरण का यूज करना समझा। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस सवाल को ऐसे हल करो कि z जमा 3 में z जमा 3 की गुणा करो, तो क्या आप कर पाएंगे? कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले इसको इससे गुणा करो, फिर इसको इससे गुणा करो, फिर समान पदों को ढूंढो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए इसको ऐसे हल नहीं करना है। इसको कैसे हल करना है तो चलिए सीखते हैं। अभी मैंने देखा कि z जमा 3 तो कुछ इस तरह का नजर मुझे आ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ आपने तो अभी बेटा इसको लिखा तो है, इसने लिखा है, करिए ना बेटा, आपने इसको लिखा तो लिखा, पर सॉल्व करें।
इसको ऐसे लिखना वो इसका हल नहीं होता, ठीक है, इसको ऐसे करके लिखना वो इसका हल नहीं है, इसका हल जो एंड में आएगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये वाली जो चीज थी वो कुछ a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह मुझे दिख रही थी, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इसे हल करने के लिए सर्व समीकरण का उपयोग करना होगा, जो कि कौन सी है, जो कि है कि पहले a का स्क्वायर करो, फिर 2 को गुणा करो a के साथ, फिर b के साथ, और जमा का निशान, फिर b का स्क्वायर करो। तो आपने इस चीज को इस रूप में लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। इससे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि a कौन है और b कौन है। तो बताएं मुझे इस वाले सवाल में a कौन है और b कौन है। ए मैम जेड है और बी 3 है। ठीक है, ए जेड और बी। अब हमने यहां से ए की वैल्यू पता लग गई, बी की वैल्यू पता लग गई, अब इसको हमने लिखना है इस रूप में। तो लिखते हैं, सबसे पहले करना है ए का स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर करेंगे, जेड का स्क्वायर। जमा का निशान, फिर है 2 गुणा ए गुणा बी, मतलब 2 गुणा में कितना, जेड के बाद गुणा में 3। ठीक है, 2 गुणा z गुणा में 3, इसको हमने लिखा 2ab, और उसके बाद क्या करना है, जमा का निशान लगा के 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, क्योंकि बी कौन है, बी है 3, बी का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर। तो चलिए करते हैं इसका स्क्वायर। z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर ही आएगा, इसको गुणा करिए, 3 दूनी 6, 6 में z की गुणा की तो आ गया 6z, जमा 3 3 9। तो ये है होगा आपका आंसर। जब आपने इसको 2 बार खोल के लिखा, जैसे कि वर्षा ने लिखा और आपने लिखा, पूजा ने और करीना ने, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आप अपना आंसर बता सकते हैं बेटा दीपांशु, अगर आपने कर लिया है तो आप अपना आंसर चैट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर आप इनको ऐसे खोल के लिखते, अगर आप इसको ऐसे खोल के लिखते कि z जमा 3 और गुणा में भी z जमा 3, तो आपको इसको गुणा करना पड़ता, पहले z की गुणा इस पूरे ब्रैकेट से करो, फिर 3 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट से करो, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही लंबा और बहुत ही कंफ्यूजन वाला हो जाएगा। पर सर्व समीकरण का इस्तेमाल करें तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी रहेगा, ठीक है। तो भी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसका आंसर आप सभी मुझे बताए। जिसका भी हो जाएगा वो चैट में अपना आंसर लिख देना। y जमा 2 और इसका होल स्क्वायर। सर्व समीकरण यूज करें और अपना आंसर बताएं कितना आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। चलो, इन्होंने कहा सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता करना चाहिए कि आपको इसको किस रूप में लिखना है। सबसे पहले तो देखो कि 2 संख्याएं आपस में जमा हो रही हैं, उनका हो रहा है वर्ग, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे a का स्क्वायर, पहले तो ये ढूंढो a कौन और b कौन। तो मैंने देखा a था यहाँ पर y और b था 2, ठीक है। a की जगह पर है y, b की जगह पर है 2। तो इसको हल करेंगे, पहले हम करेंगे y का स्क्वायर, जमा का निशान, उसके बाद आता है यहाँ पर 2ab, मतलब कि 2 को गुणा करो y से, फिर गुणा करो 2 से, क्योंकि a की जगह पे y है, b की जगह पे 2 है, फिर दोबारा जमा का निशान, b का स्क्वायर करना है, b की जगह पे 2 है, तो मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आ गया हमारे पास y स्क्वायर जमा 2 दूनी 4y, और जमा में 2 का स्क्वायर करो तो 2 दूनी भी 4 होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अच्छा, आप सभी से मेरा एक सवाल है, क्या आप सभी को समझ आया कि हम इस सवाल को इस तरह से हल क्यों नहीं कर रहे, इसमें हम सर्व समीकरण क्यों लगा रहे हैं? नो मैम। अच्छा, ठीक है। नो और मैम। कि हम इसको इस तरह से हल क्यों नहीं कर रहे और इस पे सर्व समीकरण क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। देखो, क्योंकि मैंने कहा कि अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह देखो, अभी आप देखें
जब मैंने इस सवाल को हल करने के लिए सर्व समीका लगाई तो हमारा क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट से भी कम समय में सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें सर्व समीका नहीं लगा करके इसको ऐसे हल करोगे तो देखते हैं आपको कितना ज्यादा समय लगेगा। चलो करते हैं इसको सॉल्व, अभी देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना होता है। y को उठाओ, y की गुणा इस पूरे ब्रैकेट से करो, y जमा 2, फिर 2 को उठाओ यहां से और इस 2 की गुणा y जमा 2 से करो। ये आपका नियम है। अगर आपने इसको इस तरह से हल करना है, बिना सर्व समीका का यूज करके हल करना है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसकी गुणा इससे, फिर इसकी गुणा भी पूरे इससे। अब करते हैं गुणा, तो y को y से गुणा किया तो कितना आएगा, y² जमा में 2y जमा में 2y जमा में 4। अब इसको हल करो तो y² का y² ही रहेगा, 2y में 2y जोड़ा तो आ गया 4y और जमा किया 4 तो आ गया 4। देखो ये उत्तर भी सेम है, ये उत्तर भी सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें गुणा करने में कभी कभी दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें इसका यूज नहीं कर रहे, क्योंकि ये तरीका बहुत ही ज्यादा लंबा है, बहुत आपका इसमें टाइम लगेगा और आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए हम इस तरीके को यूज ना करके डायरेक्ट ही अपनी सर्व समीका का इस्तेमाल करते हैं और उत्तर देखें तो दोनों ही केसेस में उत्तर आपका सेम आ रहा है। अभी बताएं क्या अभी आप सभी को समझ आया कि क्यों हम इसका यूज ना करके सर्व समीका लगा रहे हैं? या अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस मैम। ठीक है, तो अभी टाइम तो वैसे हो चुका है, 2 ही मिनट है, तो एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, या चलिए बाद में ही उसको करेंगे। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। आज हमने सीखा सर्व समीका क्या होती है और पहली सर्व समीका क्या है, उस पर आधारित 2-3 क्वेश्चन किए। अगली क्लास में हम सर्व समीका 1 पर आधारित क्वेश्चन जो है वो पोल सेक्शन में करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए किसी का डाउट अगर रहता है तो वो क्लास में ही रहे और मुझसे अपना डाउट पूछे, लेकिन अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट। बाय मैम, गुड नाइट। बाय बच्चों, बाय, गुड नाइट सभी बच्चों को। गुड नाइट मैम। ओके बेटा।